हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ऑफ थ्रस्ट और आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इसमें जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हम बात करते हैं ऑफ थ्रस्ट और बुयोनेंसी क्या होती है। ठीक है, देखो जो हम कोई भी आपके पास लिक्विड है उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं, जैसे कोई भी लिक्विड है इसके अंदर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं तो लिक्विड उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, अप थ्रस्ट। जब किसी भी लिक्विड के अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो क्या होता है कि लिक्विड जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। उसे क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट या बायोनेंसी। क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट या बायोनेंसी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनी बच्चों, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी immersed in a fluid is called upthrust. The upward force acting on a body immersed in a fluid is called upthrust या buoyancy force. ठीक है, इन फिनोमिना को क्या बोल देते हैं, buoyancy. That is called buoyancy force. अब बात करते हैं बच्चों इसके अंदर आपके लिए कि आपके पास एक वर्ड यूज करेंगे, सेंटर ऑफ बायोनेंसी। अभी थोड़ी देर बाद ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी तो आपके पास सेंटर ऑफ बायोनेंसी क्या होता है, द फोर्स ऑफ बायोनेंसी एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे आप कहते हैं ना, वेट बॉडी का किधर लगेगा, अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसी तरह कह रहा है कि द फोर्स ऑफ बायोनेंसी एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायोनेंसी। इस बात का मतलब क्या है, फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ उसका सेंटर, फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है उसका सेंटर, उसके सेंटर से आप थर्ड फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या है इस लैंग्वेज का, फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है, फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है उसके सेंटर से, देखो जब इसको इसके अंदर डिप करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको जब हम इसके अंदर डिप करेंगे लिक्विड, तो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, तो जो फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है उसके सेंटर से जो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में उसे क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट, या उस क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ बायोनेंसी। तो सेंटर ऑफ बायोनेंसी से क्या लगेगा, अप थ्रस्ट खुलेगा। फिर से सुनिए, फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है उसके सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं अप थ्रस्ट, उसे क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट। और उसको क्या, जो सेंटर है उस सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ बायोनेंसी। ठीक है, फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है उसके सेंटर से जो फोर्स लगा उसे अप थ्रस्ट कहा, और उस सेंटर को क्या कहा आपने, सेंटर ऑफ बायोनेंसी। ठीक है, नोट करिए पॉइंट बच्चों, समझ आया। फिर से बताऊं कि कोई भी फ्लूइड है, फिर से समझिए, उसमें हम किसी बॉडी को डिप करते हैं तो क्या होता है, फ्लूइड जो है बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को बोलते हैं बच्चों अप थ्रस्ट। ठीक है, अब देखो किसी भी बॉडी को फ्लूइड के अंदर डालेंगे, ठीक है, वो फ्लूइड फोर्स लगेगा कहां से, जब किसी भी बॉडी को फ्लूइड के अंदर डालेंगे तो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उस जगह से, तो जो लिक्विड जहां से डिस्प्लेस हुआ उसके सेंटर से क्या लगेगा आपके पास, अप थ्रस्ट फोर्स। और वो जो सेंटर जहां से अप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है जिस सेंटर से, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोनेंसी। ठीक है, नोट करिए एक बार जल्दी से इस पॉइंट को। आप इंग्लिश में, हिंदी में भी समझ लो, इस चीज को लिख लो। फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ, फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस हुआ उसका सेंटर, उसका सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ बायोनेंसी। सी डॉट बी लिख दूंगी मैं, सेंटर ऑफ बायोनेंसी। ठीक है, नोट करिए एक बार। इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ बायोनेंसी को COB शॉर्ट में मैं लिख दूंगी, COB। COB मतलब सेंटर ऑफ बायोनेंसी। समझ आया, नोट करिए पॉइंट ये बच्चों जल्दी से। अब थ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अब थ्रस्ट समझ आ गया। अब बात करते हैं अब थ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे अब थ्रस्ट की वैल्यू। अब थ्रस्ट की वैल्यू बच्चों मैं लिख देती हूँ, यू से लिखेंगे जनरली, वी रो जी। वैल्यू क्या आएगी, वी रो जी। कैसे आएगी, देखिए ये बच्चों आपके पास कोई भी बीकर है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट आपने सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इसके अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर डिप करा, ठीक है, पूरा डिप कर ले, ठीक है, ये आपने पूरा यहाँ पे डिप कर दिया। ठीक है, तो इसके
हम यहाँ पे मान लिया प्रेशर क्या है P2 और यहाँ पे क्या है प्रेशर P1। जब हम इसको डिप करेंगे बच्चों तो इस साइड से भी प्रेशर लगेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पढ़ा था कि जब फ्लूइड रेस्ट में हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा वो सेम होगा दोनों पॉइंट पे। हॉरिजॉन्टल पे जो प्रेशर होगा वो दोनों पॉइंट पे क्या होगा सेम, और ये दोनों प्रेशर इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे। इसमें थोड़ा लिक्विड दब तो प्रेस कंप्रेस तो हो जाएगा, लेकिन नेट प्रेशर यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों हॉरिजॉन्टल में 0। प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट प्रेशर क्या होगा 0, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, किसी हाइट पे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर डिपेंड करता है हाइट के ऊपर h रो जी, ठीक है। तो जाते हैं तो जो नेट प्रेशर होगा इन A और B पॉइंट के बीच का क्या हो जाएगा वो P2 माइनस P1 h रो जी। तो ये क्या आ जाएगा प्रेशर नेट फोर्स, नेट प्रेशर आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या निकालना नेट फोर्स निकालना है। ये नेट प्रेशर आएगा इन दो पॉइंट्स के बीच का, A और B पॉइंट्स के बीच का, ये क्या आ जाएगा नेट प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। नेट अब निकालेंगे नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर बाय द फ्लूइड। तो देखो ये सिलेंडर है, बाहर निकाल के बता दूं, ये देखो इधर, ये दूसरा पेन ले लूं एक बार। देखो ये इधर से प्रेशर लगा रहा है P2A, इधर एरिया ऑफ A विद द एरिया ऑफ द सिलेंडर, A क्या एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये इधर से फ्लूइड ऊपर की डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो ये प्रेशर क्या लगा P1 इंटू में A, ठीक है। तो आपके पास नेट प्रेशर, अब यहाँ पे लिखोगे आप लोग नेट फोर्स ऑन ए सिलेंडर, नेट फोर्स ऑन ए सिलेंडर बाय द फ्लूइड, ठीक है। नेट फोर्स क्या लगेगा बच्चों यहाँ से आपके पास, ये फोर्स किधर लग रहा है F2, ये वेट के कारण, वेट की ग्रेविटी के कारण बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड के कारण बात कर रहे हैं। किसके कारण बात कर रहे हैं ओनली फॉर द फ्लूइड। तो जो नेट फोर्स लगा इधर, ये फोर्स F1 हो गया और ये फोर्स क्या लिख दिया आपने F2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैसे निकालेंगे बच्चों यहाँ से, तो जो नेट फोर्स है इसको F2 कह दो, ये P2 है ना तो इसको F2 कह दो, इसको F1 कह दो। तो नेट फोर्स ऑन ए सिलेंडर बाय द फ्लूइड क्या हो जाएगा बच्चों F2 माइनस F1। F2 माइनस F1 क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। ये P2 लिखो बच्चों, P2A उल्टा लिख गई ना, यहाँ ये P1 है, यहाँ पे ये P2 है, ठीक है। यहाँ P2 मानना होता है इस पॉइंट पे प्रेशर, क्योंकि देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो ये तो फ्लूइड की थोड़ा कम नीचे है, और ये देख मान लिया H1 हाइट है, ये पूरी H2 हाइट होगी, ठीक है। तो P2 प्रेशर ज्यादा होगा तो F2 फोर्स भी ज्यादा होगा। यहाँ पे थोड़ा दोबारा से बनाओ ना, थोड़ा गंदा सा दिख रहा है आपको, साफ नहीं दिख रहा, फिर से बनाते हो। देखो ये आपके पास इसके अंदर ये सिलेंडर भरा हुआ बच्चों, ठीक है, ये सिलेंडर है, यहाँ दिख रहा है, हटा दो ये चीजें, फ्लूइड है, ये दिख रहा है ना आप सबको, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर मान लिया P2, ठीक है। तो ये ऊपर से फ्लूइड इस पे फोर्स लगाएगा F1, कितना होगा P1 इंटू A। ये इधर से फ्लूइड इस सिलेंडर पे फोर्स लगा रहा होगा F2, वो कितना लगाएगा P2 इंटू A, ठीक है। देखो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगा उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ फ्लूइड के कारण जो लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो नेट फोर्स ऑन ए सिलेंडर बाय द फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड जो है सिलेंडर के ऊपर नेट फोर्स कितना लगा रहा है F2 माइनस F1। F2 ज्यादा होगा F1 से, क्यों, क्योंकि P2 प्रेशर ज्यादा है P1 से। ए तो एरिया ऑफ द सिलेंडर तो सेम है, क्योंकि ये तो सिर्फ इतनी सी हाइट H पे लग रहा है, ये ज्यादा हाइट पे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो P2 प्रेशर ज्यादा है किससे P1 से। तो यहाँ से क्या कह दूंगी बच्चों में, नेट फोर्स F कितना हो गया F2 माइनस F1। नेट फोर्स F क्या है, फोर्स ऑन द सिलेंडर बाय द फ्लूइड। F नेट क्या बन गया बच्चों यहाँ से P2A माइनस P1A। F नेट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से A इंटू P2 माइनस P1, और P2 माइनस P1 किसके बराबर है H रो जी के। तो F नेट कितने के बराबर आया A H रो जी। A इंटू H को क्या लिख सकते हो वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट, A बी द एरिया ऑफ द सिलेंडर, H बी द हाइट। तो क्या लिख सकते हो आपके पास वॉल्यूम, A इंटू H क्या कहलाएगा वॉल्यूम। तो F नेट कितना आ गया बच्चों यहाँ से V रो जी, ये H दो बार लिख दिया मैंने, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या लगा सिलेंडर पे, नेट बायलेंसी फोर्स की वैल्यू क्या आई F थ्रस्ट की वैल्यू क्या आई V रो जी। तो नेट फोर्स F थ्रस्ट ही क्या है बच्चों नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई V रो जी। एक बार नोट करो फिर बात करते हैं, समझ आया।
जब किसी भी लिक्विड को, किसी बॉडी को, सॉलिड बॉडी को बच्चों लिक्विड में डिस्प्लेस करेंगे तो लिक्विड क्या करेगा, उसको ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। किसके कारण डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि उस पर एक फोर्स लगेगा जिसे आप क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, हो गया, कर लिया नोट बच्चों। तो ये क्या आया बच्चों आपके पास, एफ नेट। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, वी रो जी, ये आ गया थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट किधर लगा, अपवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स सिलेंडर था ना, तो इधर P2 और इधर क्या लग रहा था, P1, नीचे की डायरेक्शन में। तो P2 ज्यादा था P1 से, तो नेट फोर्स किधर लग रहा है एक्चुअल में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये नेट फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो नेट अप थ्रस्ट फोर्स, तो इसलिए क्या बोल दिया, अप थ्रस्ट। इसको क्या बोल देंगे, अप थ्रस्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच्चों, V क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज, फ्लूइड मत लिखो अभी, थोड़ी देर बाद समझ आएगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और जी ग्रेविटी पता है। जैसे बीकर था, इसमें ये इतने में ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे सब। ठीक है, ये सॉलिड था, तो ये इस जो ये वॉल्यूम जो सॉलिड इमर्ज्ड है, जो सॉलिड इमर्ज्ड है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, जो सॉलिड पार्ट इमर्ज्ड है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड इन द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड इन द लिक्विड, इधर से लिख लिया होगा, इमर्ज्ड इन द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड इन द फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड के अंदर जितना सॉलिड का पार्ट होगा, जैसे इतना है, जैसे मैं कहूँ तो ये ध्यान रखना कितना पार्ट इमर्ज्ड है। वी वॉल्यूम क्या है, जैसे ये आपके पास अभी न्यूमेरिकल में आएगा, जैसे ये है, तो सिर्फ मैं इतना सा पार्ट ही लूंगी। यहाँ पे वी जो वॉल्यूम लूंगी मैं, वो कौन सा लूंगी, जितना सॉलिड का पार्ट लिक्विड में इमर्ज्ड है, जितना सॉलिड का पार्ट लिक्विड में इमर्ज्ड है उतना ही पार्ट लूंगी बच्चों में। ठीक है, नोट करिए। समझ आ गया। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, अब थ्रस्ट याद रहेगा, इसको जनरली हम लोग यू से लिखते हैं, यू अप मतलब यू से, ये है F4 से वी रो जी, बस इतना ध्यान रखना। और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड इन द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड इन द फ्लूइड, रो बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और ये जी। इक्वेशन देखिए जल्दी से, हो गया। एक न्यूमेरिकल देखो फटाफट, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बच्चों, जैसे आपके पास ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये एक सॉलिड था। ठीक है, इस सॉलिड की पूरी हाइट है बच्चों 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर इसके अंदर डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पार्ट जो है सॉलिड का लिक्विड के अंदर है, बाकी सारा बाहर है। फाइंड द अप थ्रस्ट, और एरिया दे रखा है उसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ वाटर, मान ले वाटर ही है, 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों ना भी दे दो, याद रखना कि ये क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। ठीक है, तो फाइंड द अप थ्रस्ट, फाइंड द अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट आपको फाइंड आउट करना है। अप थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वी रो जी। ठीक है, अप थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे आपके पास, वी रो जी। ठीक है, वी क्या होगा, वॉल्यूम, वी क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड इन द फ्लूइड। क्या था, वी क्या था, याद रखना इस वर्ड को, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड इमर्ज्ड इन द फ्लूइड, इमर्ज्ड इन द फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर कितना इमर्ज्ड है। ठीक है, देखो ए भी तो एरिया ऑफ द सिलेंडर तो वही रहेगा बच्चों, हाइट देखो कितनी होगी इसकी,
सिर्फ किसके अंदर इमेज लेना है, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट लेना सिलेंडर। कितना लोगे ए वॉल्यूम की वैल्यू, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना है बच्चों 2, हाइट कितनी है 4, ठीक है। क्या लिखोगे 2 इंटू 4 इंटू डेंसिटी 10⁻³ और जी की वैल्यू 10। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास ये 10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास लगभग 8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ये सेंटीमीटर की बजाय इसको मीटर में ही लिख लो बच्चों, क्योंकि डेंसिटी मैंने किलोग्राम में ले रखी है। या फिर डेंसिटी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या फिर डेंसिटी को किसमें कन्वर्ट कर लो, ग्राम में। एक चीज कन्वर्ट एक ही सिस्टम में लगा ना, या तो एसआई में या फिर सीजीएस में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁴ न्यूटन। तो इतना अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स क्या करेगा, एक्ट होगा। समझ आया? आगे बात करते हैं बच्चों एपरेंट वेट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहले समझाती हूँ एपरेंट वेट, फिर मीनिंग समझाती हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, ठीक है। तो पहले बात करते हैं बच्चों एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्या है आपके पास, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट देखो एपरेंट वेट क्यों कहते हैं इसके अंदर। जैसे कोई भी बॉडी हो जो सरफेस के ऊपर लगी हुई है, रखी है, ये कोई सरफेस था, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो आप कहते हो इसके वेट के कारण फोर्स नीचे लगेगा और ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा F। तो आप कहते हो कि नेट फोर्स क्या होगा, वेट किसके बराबर है, WF के बराबर है। नेट वेट किसके बराबर होगा, F के। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डिप कर दूं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करा आपने, फ्लूइड के अंदर डिप कर दिया, ठीक है। अब इसका वेट क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, देखो वेट के कारण तो फोर्स नीचे लगेगा, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा सरफेस से, प्लस इसमें एक फ्लूइड भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा ना, फ्लूइड इस पे क्या लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अप थ्रस्ट, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, अप थ्रस्ट। तो अब इसका वेट कितने के बराबर हो गया बच्चों, F प्लस U के, अप थ्रस्ट के। तो नेट फोर्स क्या लगा आपके पास यहाँ से, U माइनस का W। तो नेट क्या हो गया यहाँ से आपके पास, ये चेंज हो गया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ से आपके पास ये, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप लोग, U माइनस का W, उल्टा लिख दिया ना मैं, W माइनस U, W माइनस का U। देखो यहाँ पे तो नेट फोर्स F क्या था, सिर्फ W था सरफेस पे जो लग रहा था, और यहाँ पे क्या हुआ, वेट में से U घट गया, ठीक है। तो नेट फोर्स चेंज हो गया ना, इसी को क्या बोला बच्चों, एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट को क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से एपरेंट वेट। एपरेंट वेट मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जब बॉडी को लिक्विड में डालते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स कम हो जाता है। जैसे आप एक किसी चीज को एयर में पकड़ के खींचते हो एक सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड के ऊपर अंदर क्या होता है, उसके अंदर लगने वाला नेट फोर्स डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड भी उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। लिक्विड भी क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट। तो एपरेंट वेट को क्या लिख सकते हो बच्चों, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट क्या होगा, वेट इन एयर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस अप थ्रस्ट। क्या लिखोगे, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट का मतलब, अब इसको ये भी कह सकता है वो अप थ्रस्ट का मतलब अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्या होगा बच्चों, अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा, जितना बॉडी वेट लॉस करेगी इस फ्लूइड के अंदर। अप थ्रस्ट का मतलब बॉडी का अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट लॉस ऑफ, लॉस इन वेट, लॉस इन वेट बराबर अप थ्रस्ट। इसी बात को बच्चों दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं आपसे। एपरेंट वेट को क्या कह सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड इन फ्लूइड। एपरेंट वेट, एपरेंट वेट का दूसरा नाम क्या है, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड इन ए फ्लूइड। क्या हो मतलब हो बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट को या सॉलिड को फ्लूइड के अंदर डालते हैं
ठीक है, डिप करते हैं फ्लूइड के अंदर, तो वो अपना वेट क्या कर देती है, लॉस कर देती है, अपना वेट क्या कर देती है, लॉस कर देती है। तो जो लॉस ऑफ वेट होगा वो क्या कहलाएगा, वो लॉस ऑफ वेट किसके बराबर होगा, वेट इन एयर, जो एक्चुअल में बॉडी का वेट था इन एयर, ठीक है, माइनस अप थ्रस्ट। तो आपके पास जो एपरेंट वेट होगा वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस अप थ्रस्ट। मतलब क्या हुआ, जब बॉडी को लिक्विड के अंदर डिप करते हैं तो उसका एक्चुअल वेट कम हो जाता है, उसका एक्चुअल वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना, अप थ्रस्ट, किसके बराबर, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट को क्या कह सकते हैं, लॉस इन वेट, कितना वेट लॉस कर रही है वो, कितना वेट लॉस करेगी, जितना वो डिस्प्लेस होगी लिक्विड के अंदर, जितना वो लिक्विड हटाएगी वहां पे, ठीक है, नोट करिए पॉइंट को। हो गया, ठीक है। न्यूमेरिकल देखो, इस पे एपरेंट वेट समझ आ गया कि बॉडी का एक्चुअल वेट, फिर से देख लो कि अगर एयर में है बॉडी तो नेट वेट कितने के बराबर है, एफ बराबर है नेट डब्ल्यू के। अगर बॉडी को लिक्विड में डिप करा तो उसने अपना वेट लॉस कर देगी। वो किस तरीके से समझ आई ये बात, जब हमने देखा लिक्विड को डिप करा तो उसके वेट के कारण फोर्स नीचे लग रहा, एक फोर्स ऊपर लग रहा, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो आपके पास जो नेट वेट हुआ वो डब्ल्यू, एफ बराबर कितना हो गया, डब्ल्यू। तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, जब एयर में जो वेट था एफ बराबर डब्ल्यू, हो सकता है एफ को डब्ल्यू लिख सकते हो यहाँ पे देखो, वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट, माइनस का अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट क्या बताएगा, लॉस ऑफ वेट, कितना वेट वो लॉस, लॉस कितना वेट करेगा वो, अपथ्रस्ट के बराबर वेट क्या करेगा, लॉस करेगा। या एपरेंट वेट का दूसरा नाम आप पूछ सकते हैं, वेट ऑफ द सॉलिड इन फ्लूइड, किसी भी सॉलिड का फ्लूइड में वेट कितना होगा तो उसे क्या कहते हैं, एपरेंट वेट, क्योंकि कोई भी सॉलिड फ्लूइड के अंदर अपना वेट क्या कर देता है, लॉस कर देता है, ठीक है। ये बात यहाँ से समझ आ रही है, ठीक है। क्योंकि फ्लूइड के अंदर क्या होता है, सॉलिड के ऊपर एक और फोर्स एक्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट, ठीक है। और जब वो एयर में था तो सिर्फ उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स लग रहा था इसके ऊपर, ठीक है। जैसे एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, आपके पास एक कोई भी सॉलिड है, इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है, मान लिया ये मरकरी है जिसकी डेंसिटी दे रखी है आपको इतनी, ठीक है। ये सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी दे रखी है उसने 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। सॉलिड की डेंसिटी दे रहा है वो आपसे 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और मास ऑफ सॉलिड दे रखा है आपको 0.6 किलोग्राम, मास ऑफ सॉलिड कितना दे रहा है वो 0.6 किलोग्राम, ठीक है। पूछ रहा है आपसे 1/6 ऑफ वॉल्यूम, 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इमर्स्ड इन लिक्विड, 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इन द लिक्विड, ठीक है। फाइंड द एपरेंट वेट, फाइंड द एपरेंट वेट, एपरेंट वेट क्या निकालना आपको, एपरेंट वेट निकालना। तो एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, अभी बताया मैंने, एपरेंट वेट किसके बराबर था आपके पास, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस अप थ्रस्ट, यही था आपके पास। क्योंकि जब लिक्विड में जब किसी बॉडी को डिप करते हैं तो नेट वेट क्या हो जाता है, चेंज, ठीक है। वो अपना वेट क्या कर देती है बच्चों, लॉस कर देती है। कितना वेट लॉस कर देगी, जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, कितना वेट लॉस कर देगी, जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। तो अब थ्रस्ट को कह सकते हैं लॉस ऑफ वेट या डिस्प्लेस, लिक्विड डिस्प्लेस। तो अब निकाल लीजिए बच्चों एपरेंट वेट, कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप लोग सोल्व करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए 2 मिनट पॉज करके, 2 मिनट पॉज करके ट्राई करिए कैसे निकालेंगे। ट्राई कर लिया बच्चों, हो गया ट्राई, तो देखिए निकालते हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, सॉलिड के अंदर ए वेट क्या होगा, mg, m कितना है बच्चों, वेट की क्या फॉर्मूला क्या होता है, mg, वेट कितना है 0.6 इंटू जी की वैल्यू 10 लिख लो,
माइनस अप थ्रस्ट का फॉर्मूला अभी बताया था, वी रो जी। वी क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड इन द फ्लूइड। वी क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड इन द फ्लूइड। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना इमर्ज, उसने कहा 1/6 वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड इन द फ्लूइड, मतलब टोटल वॉल्यूम का जो वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज सॉल्यूट है, इमर्ज्ड वॉल्यूम इमर्ज्ड, वो कितना है, टोटल वॉल्यूम का 1/6, टोटल सॉलिड के वॉल्यूम का 1/6। तो 1/6 इंटू वी एस कितना है, 1/6 इंटू वी एस इंटू रो इंटू जी। ठीक है, अब क्या निकालना, वॉल्यूम, इसको निकाल लेते, वी एस रो जी को निकाल लेते हैं और साइड में करके ना। ठीक है, मैं निकाल देती हूँ। अप थ्रस्ट, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, 1/6 वी एस रो जी। ठीक है, 1/6 वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कैसे निकालेंगे तो बच्चों, यहाँ से आप लोग सॉलिड का वॉल्यूम डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम को क्या ले सकते हो, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से कितनी दे रखी, 800। ठीक है, सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, मुझे वॉल्यूम निकालना है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, मास अपॉन में डेंसिटी। तो मास दे रखा 0.6 और डेंसिटी दे रखी 800। डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, 800 दे रखी है। ठीक है, तो आप बताइए इसके अंदर एक बार एक सिचुएशन सोचते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या ये डिप होगा, क्योंकि मैंने ये डेंसिटी बहुत ज्यादा ले ली, 13,600, ये बहुत कम है। उल्टा लिख लेते हैं, इसको मैं लिख लेती हूँ 1800 और इसको लिख लेती हूँ मैं 1000। ठीक है, ऐसे लिख लेती हूँ ना, फिर नहीं तो डिप ही नहीं होगा, मैं तो अपनी मर्जी से ऐसे लिख दिया। अरे ये बहुत ज्यादा होगी तो बिल्कुल भी डिप नहीं होगा, थोड़ी सी तो डेंसिटी इससे ज्यादा होगी ना, तभी तो थोड़ा डिप होगा ना ये। ठीक है, इसलिए तो ये कितना हो गया 1000, ये ध्यान रखना। तो ये लिख लिया मैंने 1800, 800। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से 6 डिवाइडेड बाई 800, 8000, 36, 18, 1/3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3000। यहाँ पे पुट कर दो 1/3000। ये समझ आएगा ना, वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ द सॉलिड ये रहा और डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ये रही। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लिया। और ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होती थी, अब थ्रस्ट में बताया था वी एफ रो जी। ये क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, और ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होती थी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है बच्चों, 10⁻³ 1000 किलोग्राम पर मिनट। जी की वैल्यू बच्चों 10। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आया 10 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दूं मैं 10 डिवाइड बाई 18 की वैल्यू। तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से 10 डिवाइड बाई 18, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास, ये रख देती हूँ मैं। ये सब दिख रहा है ना आपको, यहाँ से देखो ये बनेगा 0.6 इंटू 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो ये बना 6/10 इंटू 10 माइनस 10/18। तो ये बना 10 से 10, तो 6 माइनस 10/18। तो ये 6, 18 एलसीएम ले लोगे, 18 एलसीएम माइनस 10। तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसको सोल्व कर लेना। तो ये क्या आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास एपरेंट वेट। एपरेंट वेट दिख रहा है ना, यहाँ तक तो ये तो सिर्फ मैंने आप थ्रस्ट निकाला, फिर वेट ये था, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, ये 1/6 ये जो वैल्यू आई थी, ये सारी वैल्यू एज इट इज 10/10 यहाँ पुट कर दी, तो सोल्व करा तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हटा दो, एक बार लिख लिया आप लोगों ने, ये सब मैं हटा रही हूँ बार, यहाँ से थोड़ी जगह बनाओ। तो ये बनेगा 108 में से 10 घटा लो, 8 10 से 98, तो 98/18, 98/8। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि इतना वेट क्या होगा उसका लॉस हो जाएगा, इतना वेट क्या होगा बॉडी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से आप एपरेंट वेट क्या होगा बच्चों, ट्रू वेट, ये भी कह सकते हो ट्रू वेट माइनस अप थ्रस्ट, या वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस अप थ्रस्ट, क्योंकि एयर के अंदर बॉडी का ट्रू वेट ही था, जब उसको लिक्विड में डिस्प्लेस करा तो उसने कुछ वेट क्या कर दिया बच्चों, लॉस कर दिया। क्या लिखेंगे, ट्रू वेट माइनस अप थ्रस्ट, या वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस अप थ्रस्ट, कोई सा वर्ड लिख सकते हो आप। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ट्रू वेट माइनस अप थ्रस्ट,
ठीक है, एक ही बात है। नोट करिए इस क्वेश्चन को। अब बात करते हैं बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब भी किसी बॉडी को फ्लूइड में डिप करती है तो अपना वेट क्या कर देती है, लॉस कर देती है। कितना वेट लॉस करेगी, जितना वो वेट डिस्प्लेस करेगी, जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी आप और अच्छे समझ आ जाएगा। आर्किमिडीज ने यही कहा था हमें। देखो बच्चों, हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जब भी किसी बॉडी को लिक्विड में डिस्प्लेस करते हैं, जो हमने एपरेंट वेट निकाला वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही था आपके पास। एपरेंट वेट क्या कहते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ही कहा था बच्चों इसके बारे में कि जब किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर डिस्प्लेस करेंगे तो अपना वेट क्या कर देगी, लॉस कर देगी। जब भी किसी भी बॉडी को तो अपना वेट क्या कर देगी, लॉस कर देगी ये वेट, और ऊपर क्या लगेगा, अपवर्ड थ्रस्ट, और ये आपके पास फोर्स F। तो वो वेट, एपरेंट वेट जो होगा, एपरेंट वेट किसके बराबर था बच्चों, आपके पास वेट इन एयर माइनस अप थ्रस्ट। ठीक है, ये बात करी थी। तो यहाँ पे जब हम अप थ्रस्ट है उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अप थ्रस्ट को क्या लिखा था बच्चों मैंने, वी रो जी। एक बात छोटी सी समझो, छोटा सा पॉइंट चेंज है, नया कुछ नहीं, सब वही है। ठीक है, वी क्या था यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड इन द फ्लूइड, यही था ना। अब देखो, ये आपके पास कोई भी बीकर है, अब इसके अंदर देखो, ये छोटी सी, यहां से देखो, ठीक है, ये कोई भी सॉलिड है, ये इमर्स्ड हो रहा है लिक्विड के अंदर, ये कोई भी सॉलिड, ये इसके अंदर क्या हो रहा है, इमर्स्ड हो रहा है। ठीक है, अब ये कितना लिक्विड, ये सॉलिड क्यों जो है, देखिए सॉलिड इसके अंदर इमर्ज हुआ, इतना पार्ट, देखो इतना पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है आपके पास। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि जब वो सॉलिड इसके अंदर जाएगा तो फ्लूइड को हटाएगा। जब जो सॉलिड है वो लिक्विड में जाएगा, जैसे वो गया तो कितना लिक्विड हटाएगा, जितना उसका वॉल्यूम है। कितना लिक्विड हटाएगा वो सॉलिड, जितना उसका वॉल्यूम है। तो मैं इसी बात को ये भी तो लिख सकती हूँ ना कि वी बी द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। देखो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आप लैंग्वेज में कंफ्यूज ना हो। मैं इसी बात को, देखो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड, जितना सॉलिड इमर्स्ड होगा उतना ही तो फ्लूइड हटाएगा ना, उस जगह से फ्लूइड हटा के तो उस पानी के अंदर वो घुसेगा। ठीक है, तो इसी बात को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। बोलो ये बात समझ आई, किसको लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तब हमारे पास ये बन गया, इसको लिख सकते हैं U इज इक्वल टू, मैं समझने के लिए बच्चों VF लिख दूंगी मैं हमेशा, याद रखना। F मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। जब VF जब भी लिखूं मैं तो उसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। डेंसिटी ऑफ रो F इंटू G, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, मास। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, मास। तो आप यहाँ से एक बार इतना नोट करो, फिर लिखते जगह नहीं है। हो गया, अब इस चीज को मैं यहाँ से ये लिख दूं, ये ऊपर से तो नोट कर लिया होगी, तो वही बात लिखी जो मैंने आपको समझाई। इट स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी पार्शियली और होली, ठीक है, इमर्ज इन ए फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस द अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट एंड अपथ्रस्ट एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अरे वो ये लैंग्वेज लिखी है, देखो समझ आती है एक लाइन, इसने लिखा इट इज द स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी पार्शियली, पार्शियली डिप करो किसी बॉडी को, ये पार्शियली डिप है, इसका मतलब पार्शियली डिप है। किसी बॉडी को होली डिप करो, इसका मतलब ये बॉडी पूरी डिप होगी। ठीक है, पार्शियली डिप हो या होली डिप हो, ठीक है, इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट, तो इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। ठीक है, अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इक्वल टू द वेट, ये जो अपथ्रस्ट लगेगा ये कितना, किसके बराबर लगेगा,
इक्वल टू द वेट डिस्प्लेस। तो देखो वेट के कारण फोर्स नीचे लगा और एक फोर्स क्या लगा F, ठीक है। ठीक है, तो वेट W किसके बराबर हो गया U प्लस F। तो मैं F को क्या लिख सकती हूँ W माइनस U, ये तो लिखा ना। तो क्या लिखा इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब देखो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड ये तो था, ये क्या था अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अपथ्रस्ट ही तो क्या था वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। weight of the fluid displaced by it and upthrust act through the center of gravity and upthrust जो ये ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है from the center of gravity, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा आपके पास apparent weight of the body, ये क्या आ जाएगा apparent weight of the body, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं मैंने अब इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैंने क्या लिखा VU इज इक्वल टू वेट, सीधी सी बात है ट्रू वेट माइनस apparent weight, ठीक है। ट्रू माइनस अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट को क्या लिख सकते हैं V rho जी, ठीक है। ज्यादा कुछ नया कुछ भी नहीं है। तो V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड इन द फ्लूइड, ये होता था। अब सॉलिड जितना पानी हटाएगा यहाँ से, जब पानी नीचे जाएगा सॉलिड जब फ्लूइड के अंदर जाएगा तो लिक्विड को हटाएगा। कितना लिक्विड हटाएगा, जितना वो लिक्विड हटाएगा जितना वो अंदर जाएगा सॉलिड को उतना वो लिक्विड हटाएगा, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकती हूँ मैं वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड लिखा, इमर्ज्ड मतलब कितना पार्ट सॉलिड का अंदर गया, जितना पार्ट सॉलिड का अंदर जाएगा बच्चों उतना ही वो लिक्विड को हटाएगा। तो यही लिख दिया वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इतना समझ आ गया, अभी लैंग्वेज समझ आ गई। मैं इसी में बस सब ये बात तो वही है बच्चों सेम जो अभी मैंने अपरेंट वेट समझाया वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही बताया था, इसके बारे में भी ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की थ्योरी थी, पर पहले मैंने आपको अपरेंट वेट समझाया। अब मैं ये समझा रही हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये वो ऐसे भी लिख सकता है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज ना हो। अब मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों डेंसिटी किसके बराबर होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को क्या लिख सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ यू वी एफ रो एफ बराबर मास लिख दूं। तो अब थ्रस्ट को मैं क्या लिख सकती हूँ mg। अब थ्रस्ट को इसकी जगह मैं mg लिख सकती हूँ ना, mg बन जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द submerged part of the cylinder, part of the body या सिलेंडर जो भी लिखा आपने submerged part of the body और सिलेंडर, ठीक है। तो इसको हम अब थ्रस्ट को ये भी कह सकते हैं वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। अब मैं लिखती हूँ, देखो मैंने क्या लिखा बच्चों आपके पास एपरेंट वेट W एपरेंट वेट, ठीक है, किसके बराबर होगा ट्रू वेट माइनस अप थ्रस्ट, ये लिखा मिलेगा। अब इसका मीनिंग समझ लो, ठीक है। ट्रू वेट मतलब वेट इन एयर, ट्रू वेट कह दो या वेट इन एयर, वेट इन एयर जो बॉडी का वेट एयर में माइनस अप थ्रस्ट, ठीक है। तो वेट इन एयर तो ट्रू वेट तो जो बॉडी का है एक्चुअल में भाई, ठीक। एपरेंट क्या होगा एपरेंट घटा किस लिए वेट, क्योंकि जब बॉडी को लिक्विड में डिस्प्लेस करा तो उसने लिक्विड को वहां से हटा दिया और वहां पे उसके ऊपर की डायरेक्शन में लिक्विड ने एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाया। तो जो अपथ्रस्ट है उसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से आप लोग अपथ्रस्ट को ये कह सकते हैं वी रो जी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है वी को ये भी कह सकता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड इन द फ्लूइड, वी को ये भी कह सकता है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वी को क्या कह सकता है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, या वो यहाँ पे इस अपथ्रस्ट का दूसरा नाम ये लिख सकता है अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट है, ठीक है। अपथ्रस्ट को क्या कह सकता है कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द लिक्विड बॉडी। बात तो वही है ना कि जितना पार्ट लिक्विड में जाएगा उसका फ्लूइड का सॉलिड का जितना पार्ट फ्लूइड के अंदर जाएगा उतना ही तो वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा ना, उतना ही तो वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा ना। तो उसको ये तो कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जितना सॉलिड अंदर गया उतना उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस करा। आई गेटिंग समझ आ गई होगी बात, नोट करिए। तो जनरली बच्चों मैं आप थ्रस्ट में से बात करूं तो मैं इस फॉर्मूले का अक्सर यूज करूंगी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वीएफ रो एफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वीएफ क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो ये बड़ी याद रखना, बेसिकली मुझे ये ज्यादा ध्यान से समझाना। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बच्चों।
लॉ ऑफ फ्लोटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मतलब क्या है बच्चों आपके पास कि नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेट फोर्स क्या रहेगा? जीरो। बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी किस में रहेगी आपकी? इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। जैसे आपके पास अभी ये दो वर्ड याद रखना है, यहाँ पे या आपके पास कोई भी सिलेंडर था, लिक्विड के अंदर डिप करा, ठीक है, तो वेट के कारण फोर्स नीचे लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो वेट लगेगा बच्चों, वेट किसके अबाउट लगेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। वेट किसके अबाउट लगेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और अप थ्रस्ट, ये जरूरी नहीं बच्चों कि जो अप थ्रस्ट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो एक पॉइंट ये भी हो सकता है ऐसा भी, जैसे देखो यहाँ से कभी पॉसिबल है लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं। जैसे ये अप थ्रस्ट और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये एक पॉइंट से लगे, जरूरी नहीं है ये हमेशा कि ये दोनों एक पॉइंट से लगे। क्यों? दोनों का कंसेप्ट लगे, क्योंकि वेट कहां से लगता है? अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अप थ्रस्ट कहां से लगता है बच्चों? अबाउट सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी, सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी। सीओबी का मतलब सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी। सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी का मतलब क्या था बच्चों? अभी समझाया था मैंने कि आपके पास लिक्विड जहां से डिस्प्लेस हुआ, लिक्विड के सेंटर से जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, जहां से जब लिक्विड जो फ्लूइड जहां से डिस्प्लेस हुआ है, फ्लूइड जितना डिस्प्लेस हुआ उसके सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो अप थ्रस्ट है। तो जब लिक्विड डिस्प्लेस होगा तो लिक्विड के सेंटर से जो फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में वो अप थ्रस्ट होगा। और वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट लगेगा। वेट किधर लगेगा? बॉडी के सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। और अप थ्रस्ट ये हो भी सकता है बच्चों की, वो सिचुएशन भी डिपेंड करता है, सिलेंडर कितना डिप है या नहीं है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट से एक्ट हो, नॉट ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉडी के सेंटर से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? वेट हमेशा किधर लगेगा? वेट हमेशा कहां से लगेगा? अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और आपके पास अप थ्रस्ट कहां से लगेगा? अबाउट द सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी, अबाउट द सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी, ठीक है। अप थ्रस्ट मतलब जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, लिक्विड डिस्प्लेस होने से लिक्विड के सेंटर से जो फोर्स लगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी, ठीक है। इतनी बात आई थिंक समझ आ गई होगी आपको या नहीं आई? ठीक है। फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ उसके सेंटर से जो फोर्स लगा उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी। स्टार्टिंग में ही समझाया था आपको, क्लियर हुआ? अब आपके पास कहता है इक्वेशन सुनो, आपके पास एक सुनो इक्वेशन, कंफ्यूजन में, इफ ए बॉडी, क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब जो तैरना, इन ए फ्लूइड, इन ए फ्लूइड, देन पहला ऑप्शन है इट इज इन, इट इज इन, देन इट इज, वैसे जितना लिखो इट इज इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में होगी बच्चों, इक्विलिब्रियम, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, और तीसरा ऑप्शन है बच्चों वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे? Which one of the option is right? A body is floating in a fluid, then body in
इफ ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए फ्लूइड देन बॉडी इन, या ऐसे लिख लो देन बॉडी इन, ऐसे लिख लो। इन इक्विलिब्रियम वेट ऑफ द बॉडी अब थ्रस्ट के बराबर होगा, वेट ऑफ द बॉडी बराबर होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि जब बॉडी लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करेंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी हमेशा, बात ठीक है, ये बात तो सही है कि बॉडी किस में होगी आपकी इक्विलिब्रियम में। तो आप देखो अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं समझते हो, आप सिर्फ सीधा ये समझते हो कि नीचे वेट लगा ऊपर अप थ्रस्ट लगा, तो वेट अप थ्रस्ट को बैलेंस कर रहा है, मतलब वेट ऑफ द बॉडी, मतलब कि आपके पास क्या हो गया वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी बराबर होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड को तो अप थ्रस्ट कहते हैं, वेट ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ उसी को आप थ्रस्ट कहते हैं, मतलब ये भी सही है ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया ऑल ऑफ द अबव। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको किसी स्ट्रिंग से बांध दूं, सिलेंडर को यहां से, अगर मैं इस सिलेंडर को यहां ऊपर से किसी स्ट्रिंग से बांध दूं, देखो यहां से ऐसे, या आपके पास ये है ये सिलेंडर, ठीक है, मैं इस सिचुएशन को यहाँ पे एक स्ट्रिंग से टाई कर दूं जिसमें टेंशन टी होगी, क्या करूं मैं इस सिचुएशन को यहाँ पे स्ट्रिंग से बांध दूं जिसमें टेंशन क्या होगी होगी, यहाँ से ऊपर से ऐसे बांध दिया, ठीक है, स्ट्रिंग से, तो बताइए तो क्या होगा फिर, टेंशन का ही फोर्स हो जाएगा, बॉडी तो इक्विलिब्रियम में तब भी होगी। अगर किसी से बांध दिया हमने सिलेंडर को ऊपर, तब भी तो क्या होगा, टेंशन फोर्स तो लगेगा ही, तब भी टेंशन फोर्स तो लगा ऊपर, बॉडी तब भी इक्विलिब्रियम में है, तब भी क्या है इक्विलिब्रियम में। लेकिन देखो वेट के कारण फोर्स लगा, अब थ्रस्ट ऊपर लगा, तो जरूरी नहीं उस सिचुएशन में वेट ऑफ द फोर्स, क्योंकि ऊपर एक टेंशन फोर्स भी तो है जो इस लिक्विड को इसके ऊपर इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते वेट ऑफ द बॉडी इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा। तो उस सिचुएशन में जब किसी स्ट्रिंग से बांध देंगे तो उस सिचुएशन में ये कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा इक्विलिब्रियम। इसीलिए मैं बता रही थी आपको कि जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी और या थ्रस्ट हमेशा आपस में एक दूसरे के इक्वल हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट वेट का फोर्स लगता है और सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी के अबाउट अप थ्रस्ट लगता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा ये, मेरी बात समझ आई? फिर से बताऊं, मैंने कहा सेंटर से हम ग्रेविटी से हमेशा वेट लग, देखो हो भी सकता है लेकिन हमेशा नहीं। मैंने बताया जैसे कि अगर टेंशन से बांधो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में तो तब भी होगी जब टेंशन किसी स्ट्रिंग से बांधोगे, लेकिन वहां पे एक एक्स्ट्रा फोर्स टी और आ गया ना, तो वहां पे अगर आप लिखोगे तो U प्लस टी बराबर W होगा, फिर वहां पे आप कैसे कह सकते हो कि वेट ऑफ द बॉडी बराबर अप थ्रस्ट के, नहीं कह सकते ना, लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में तो तब भी है, इसलिए आप ये सिचुएशन नहीं कह सकते। तो आंसर आपका ए होगा, नोट करिए। समझ आ गया? अब देखिए कंडीशन फॉर लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कंडीशन फॉर लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो जब भी बॉडी फ्लोट करेगी तो वो किस में रहेगी बच्चों, इक्विलिब्रियम में। कंडीशन फॉर लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कंडीशन फॉर लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या था बच्चों इसके अंदर, अगर आपके पास डेंसिटी ऑफ द बॉडी, देखो आपके पास तीन सिचुएशन बनेगी यहाँ पे, ये लिक्विड भरा हुआ बच्चों, ये भी हो कि पूरी की पूरी बॉडी इसके अंदर सिंक हो रही हो, बॉडी सिलेंडर इसके अंदर सिंक हो रहा हो, ये हो सकता है बच्चों की बॉडी सरफेस से सिंक हो रही हो, फ्लोट कर रही हो, और ये सिचुएशन भी पॉसिबल, ठीक है। तो हमारे पास तीन कंडीशन आ रही है किसकी, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये फ्लोटेशन की स्पेलिंग गलत लिखी थी क्या, FLOATATION, ठीक है ना, F, ठीक है, सही है भाई। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखो अगर आपके पास ये सॉलिड है, अगर कोई भी बॉडी है या सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी जो है
फ्लूइड की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी से, एल मतलब लिक्विड, कोई भी लिक्विड है या फ्लूइड लिख दो, फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो बॉडी सिंक कर जाएगी। उस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी बॉडी। ठीक है। दूसरा, अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा है किससे, सॉलिड से, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा है किससे, सॉलिड से, तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है। अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बराबर है डेंसिटी ऑफ सॉलिड के, तब भी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है। अरे जैसे आपने क्या लिया, एक पत्थर लिया, पानी में डाल दिया तो डूब जाएगा, एक आपने अपनी बॉल ली प्लास्टिक की तो पानी में तैरेगी। ठीक है। अब इसकी सिचुएशन समझिए, अगर देखो मैंने कहा सॉलिड कोई भी पत्थर है, उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो सिंक हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सिचुएशन क्या दिखा रही है कि बॉडी क्या होगी, सिंक होगी। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से। रो एस का मतलब डेंसिटी ऑफ द सॉलिड या डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड या कोई भी जो आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और रो एफ का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, जस्ट सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी। कब, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बराबर होगा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के, जब बॉडी जो है सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी। ठीक है। और जब बॉडी आधी ऊपर है आधी नीचे है, उस सिचुएशन में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो ज्यादा है किससे, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड से। तो ये कंडीशन तब फॉलो होगी आपके पास। ठीक है। फ्लोट ऑन द सरफेस, पार्शियली फ्लोट, पार्शियली अंदर है पार्शियली बाहर है। दिस इज द कंडीशन फॉर लॉ ऑफ फ्लोटेशन। नोट करिए बच्चों। अब देखिए कुछ कैसे बात करेंगे इसके लिए, नोट कर लिया, हो गया। अब देखिए आगे आपके पास लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या होगा बच्चों, 0। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0। नेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या है बच्चों, 0। एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, वेट ऑफ द बॉडी, बराबर है अप थ्रस्ट के। वेट ऑफ द बॉडी किसके बराबर होगा, अप थ्रस्ट के बराबर होगा। तो वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, mg, और अप थ्रस्ट को क्या लिखते थे, vf रो एफ जी। vf क्या था, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये याद रखना। vf क्या मतलब क्या था, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये डेंसिटी कोई भी सॉलिड बॉडी, m क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, कोई भी सॉलिड बॉडी, इसको क्या लिख सकते हैं, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू सॉलिड इनटू डेंसिटी इनटू सॉलिड इनटू g बराबर vf रो एफ इनटू g। एक तो हम इसी कंसेप्ट को बार बार यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा इसी को थोड़ा फर्दर सोल्व कर लो, vs रो एस g बराबर vf रो एफ g। g से g क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कैंसिल। ठीक है। दूसरा, सॉलिड है बच्चों जैसे आपके पास फ्लूइड के अंदर। ठीक है। ये कोई भी सॉलिड था फ्लूइड के अंदर, यहाँ पे इसकी पूरी जो हाइट है वो hs होगी, सिलेंडर की पूरी हाइट क्या होगी, h। और जो फ्लूइड में डीप्ड पार्ट है इसका, फ्लूइड में जो इमर्ज्ड है वो क्या लिख दूं मैं, hf। ठीक है। तो वॉल्यूम को ए बी द एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड hs इंटू एरिया। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू hf। फ्लूइड देखो, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एट bf क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मैं इस वर्ड को बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है। कितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, जितना सॉलिड अंदर जाएगा। तो इसके लिए यही लिखोगे, एरिया तो वही है सिलेंडर का hf। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, hs इंटू ए इंटू रो जी बराबर hf इंटू ए इंटू रो एफ।
ए से ए बच्चों कैंसिल, एच एस रो जी बराबर एच एफ रो है। तो हम शॉर्ट में कई बार इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे और हम इसको भी, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखना, सारे कंसेप्ट नोट करो ये पॉइंट, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए, जो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, एक कोशिश करना कि एक ही बार में आप क्वेश्चन को, पूरे लेक्चर को देख लो, क्योंकि बच्चों छोटा लेक्चर इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि टॉपिक कवर नहीं होता आपका, ठीक है। और जब तो टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती, इसीलिए आपका लेक्चर थोड़ा सा फिजिक्स का बड़ा बन जाता है। थोड़ा सा कोऑपरेट करके काम करना, ठीक है। क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ आइस इज, आइस की डेंसिटी बच्चों इतनी है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज बिलो वाटर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज बिलो वाटर। पहले इसी फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये वाटर है, तो आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर तो कम ही, इसकी डेंसिटी कम होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप केमिस्ट्री में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके पास डेंसिटी ऑफ आइस क्या होती है, आइस है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ आइस दिस, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस बिलो द वाटर, वाटर के नीचे इसका कितना पार्ट है, ठीक है। जैसे इसको मैं ऊपर वाले को x कह दूं, नीचे वाले को मैं y कह दूं, तो वाटर के नीचे इसका कितना पार्ट क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो आपने पढ़ा था अभी के अंदर, जब बॉडी फ्लोट करेगी, फ्लोट करेगी इसका मतलब आइस, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ द बॉडी बराबर था किसके, अपथ्रस्ट के, ठीक है। जिसको हमने क्या लिखा था बच्चों, वी एस रो एस जी बराबर वी एफ रो एफ जी, ये तो लिखा था, ठीक है। जी से जी क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। वी एस क्या था, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड हमारे पास आइस है यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कितनी है बच्चों, 917, ये दे रखी है, ठीक है। वी एफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड नहीं पता, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड आपके पास वाटर है, फ्लूइड क्या है यहाँ पे आपका वाटर है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर कितने होती है बच्चों, 10⁻³ क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना होगा, 1000 डिवाइड बाय 917। उसने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज, आइस के लिए पूछ रहा है, तो उल्टा उल्टा कर दो, वी एफ बाई वी एस, उल्टा कर दो, वी एफ बाई वी एस कितना हो जाएगा, 917 डिवाइड बाई 1000, तो आ जाएगा 91 0.917। तो इतना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। परसेंटेज के लिए बात करोगे तो बनेगा 91.7% पार्ट लाइज बिलो द आइस। तो 91.7% पार्ट जो है बिलो द आइस का जो है वाटर में क्या करेगा, लाई करेगा। 91.7% पार्ट लाइज इन द वाटर, नोट करिए। लिख दो, पार्ट आइस लाइज बिलो वाटर, बिलो वाटर, ठीक है। नोट करिए फर्स्ट पार्ट। समझ आया लॉ ऑफ फ्लोटेशन के न्यूमेरिकल कैसे लगाओगे। इसी क्वेश्चन में देखो बी पार्ट में क्या क्या है, नोट कर लिया। ये पार्ट हो गया, हो गया बच्चों। इसी का बी पार्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज दिस, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, सी वाटर की डेंसिटी है 1024 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग डू वी सी अज्यूमिंग दैट इट हैज सेम डेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी आइस, ठीक है। आइस तो वही है बच्चों जिसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है उसने, 917। अब छोटी सी बात समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग डू वी सी, मतलब कि सरफेस, इसमें पूछा था बिलो द वाटर, इसमें तो क्या पूछ रहा था, ये आइस थी पहले वाले पार्ट में, ये आइस थी, इसमें आइस का कितना पार्ट बिलो लाई कर रहा था, वाटर की बिलो कितना पार्ट नीचे था। पहले पार्ट में वाई पूछा था और इस पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, एक्स पूछ रहा है कि कितना पार्ट जो है ऊपर लाई करेगा, आपके पास कितना पार्ट जो है ऊपर लाई करेगा। लगाते हैं बच्चों, लॉ ऑफ फ्लोटेशन का कंसेप्ट है, तो आपसे कैसे कैसे निकालेंगे, वही वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, बराबर होगा आपके पास अपथ्रस्ट के, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वी एस
रो एस जी बराबर वी एफ रो एफ जी। ठीक है, और ये वॉल्यूम कौन सा बच्चों? वॉल्यूम द फ्लूइड बिलो द वाटर। ये तो लेता है ना वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वी एफ क्या होता है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मैंने बार बार बता रही हूं, इमर्स्ड इन फ्लूइड, या फिर क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम एक ही बात है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इसीलिए मैं बार बार दे रही थी जोर कि आप थोड़ा सा क्वेश्चंस में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। डिस्प्लेस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे वॉल्यूम कौन सा चाहिए बच्चों? मुझे तो ऊपर वाला वॉल्यूम चाहिए आइस का। मुझे आइस का कौन सा वॉल्यूम चाहिए? ऊपर वाला वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, अगर टोटल वॉल्यूम मान लिया मेरे पास 1 है और नीचे वीएफ है, तो 1 में से वीएफ को घटा दूंगी तो मुझे उस वॉल्यूम की बात पता लग जाएगी। तो मैं क्या करूंगी इस सिचुएशन में? जी से जी क्या हो जाएगा आपके पास? कैंसिल। तो मैं क्या करती हूँ, आपके पास क्या मिला मेरे पास? ये वी एफ बाई वी एस, अरे ये रो एस डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई रो एफ बराबर हो जाएगा आपके पास रो वी एफ डिवाइडेड बाई वी एस के। ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी यहाँ से आपके पास। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, सॉलिड क्या है मेरे पास? आइस है। ठीक है, अब देखो मेरे पास बच्चों, उसने पूछा कि अगर मैं यहाँ से अब डायरेक्ट निकालती हूँ, उसने पूछा वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन, किसके लिए पूछ रहा है? वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन आइस का कौन सा, जब पार्ट ऊपर होगा, और मेरे पास ये वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन कौन सा है? वी एफ, जब मेरे पास आइस का वी एफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मेरे पास वी एफ कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ये वाला वॉल्यूम है। मुझे तो ऊपर वाला वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि उसने यही पूछा है कि फ्रैक्शन ऑफ द आइसबर्ग डू वी सी अज्यूमिंग दैट इट हैज द सेम डेंसिटी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस डू वी सी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों? 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि टोटल वॉल्यूम वी होगा, तो इसको क्या करोगे? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। इस सिचुएशन देखो, टोटल वॉल्यूम तो वी एस है ना, तो इसमें से वी एस में से ये घटा दोगे कुछ पार्ट तो ये आ जाए, तो 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस वी एफ बाई वी एस। इसको मैं फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम लिख देती हूँ एफ। तो यह क्या बन जाएगा? ये वी एस माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई वी एस बराबर एफ बराबर, इधर भी 1 में से घटा दो, रो एस बाई रो एफ। ठीक है, अरे दोनों साइड 1 1 कर दिया ना, इधर भी 1 में से घटा दो और इधर 1 में, बस समझ आ गया। रो एफ माइनस रो एस डिवाइडेड बाई रो एफ, 1 माइनस वी एफ। आपके पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, उल्टा कर दी बेटा, मैं उल्टा लिखू ये, एक मिनट बच्चों, उल्टा लिख दिया मैंने, इसको लिखो वी एफ वी एस बाई वी एफ बराबर रो एफ बाई रो एस। ठीक है, 1 में से इधर से भी घटा दो और इधर से भी घटा दो। ठीक है, क्या कर रही हूँ? कुछ ऊपर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड उल्टा कर रही हूँ, बार बार सोच कुछ रही हूँ, लिख कुछ रही हूँ। ये बनेगा बच्चों आपके पास रो, उधर ले जाओ इसको, ये बनेगा रो एस बाई रो एफ, और ये इधर आ गया। अब सही है, वी एफ बाई वी एस। अब 1 में से घटा दो दोनों साइड। 1 में से क्यों घटा रही है, ये बात समझ आई? क्योंकि उसने कुछ कितना पार्ट ऊपर दिखाई देगा, नीचे वाला नहीं, और मेरे पास वी एफ वो वॉल्यूम है जो लिक्विड के अंदर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? रो एफ माइनस का इसको मैं एफ लिख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, समझ आ गया? ये बना मेरे पास एफ इज इक्वल टू, इसको मैंने एफ लिख दिया, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो आया 1 माइनस रो एस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी है आपके पास बच्चों? 917, और ये कितनी है? 1024। इसको यहाँ से सोल्व कर लो। ठीक है, जब आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.510। तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम 0.105, 0.105। तो ये आ जाएगा आपके पास फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। नोट करिए। परसेंटेज के लिए बात करो तो 10.5% ऑफ आइसबर्ग इज विजिबल टू अस। परसेंटेज के लिए बात करो तो 10.5% पार्ट इज विजिबल टू अस, विजिबल टू अस। समझ आ गया कि उसने ये वाले पार्ट की बात करी थी, मुझे तो सिर्फ मेरे पास तो ये वाला वॉल्यूम था,
टोटल वॉल्यूम 1 मान लिया। अब फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 1 से घटा दें, क्योंकि मेरे पास उस पहले वाले पार्ट में सिर्फ इसकी बात करी थी, और ये वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम था फ्लूइड डिस्प्लेस। तो ये वॉल्यूम फ्लूइड इतना डिस्प्लेस करे, ये वॉल्यूम मुझे वो वाला पार्ट चाहिए था जो आइस का ऊपर दिख रहा था, उसके लिए बात कर रहा था। ठीक है, इसके लिए फिर हम ऐसे नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिया। उसके बाद एक और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सही है आपके पास। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये, कि आइस का कितना पार्ट आप विजिबली देख सकते हो। इसके लिए क्या करो, आप 1 में से उसको क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट करो, क्योंकि वीएफ वो वॉल्यूम था जो लिक्विड के द्वारा डिस्प्लेस हुआ था, सिर्फ नीचे का था, आइस का जितना पार्ट नीचे था। अब मुझे उल्टा लेना था, तो इसलिए मुझे ऊपर के लिए मुझे 1 में से उसको सबट्रैक्ट करना पड़ा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन आइसबर्ग, क्वेश्चन है ए आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फ्लोट्स ऑन सी वाटर डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड the fraction of ice which is visible to a ship above sea level, which is visible to a ship above sea level। ठीक है, तो आपके पास ये देखिए, यहां से ये आइस इसके अंदर डिप हो रही है यहां से आपके पास। ठीक है, तो इसकी पूरे की लेंथ कितनी होगी, मान लिया बच्चों एल होगी, वहां वॉल्यूम के फ्रैक्शन की बात कर रहा था, यहाँ पे लेंथ ये एल है। अब इसका ये इतना पार्ट ऊपर है एक्स, और इतना पार्ट है इसका नीचे वाई। ठीक है, आइस के अंदर मान लिया इसका कितना पार्ट है वाई, और ऊपर कितना पार्ट है इसका एक्स। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ आइस विच इज विजिबल टू ए शिप सी लेवल, विच इज विजिबल टू ए शिप सी लेवल। देखो पिछले क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट 1 से घटाया था, अब इसमें भी करना तो है ही है। ठीक है, करेंगे कैसे, किस तरीके से, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी दे रखी है आपके पास, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ आइस की डेंसिटी कितनी दे रहा है वो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो कह रहा है कितना पार्ट दिखेगा, मतलब एक्स वाले पार्ट की बात कर रहे हो, कितना पार्ट जो है आपके पास वो विजिबल होगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, एच एस, देखो अभी कह रहे थे बात, वी एस रो एस जी बराबर वी एफ रो एफ जी। देखो पिछले क्वेश्चन में नहीं समझ आ जाए, वी एस को क्या लिख सकते थे, एरिया इंटू एच एस रो एस, इसको क्या लिख सकते थे, एरिया इंटू एच एफ रो एफ, एरिया से एरिया कैंसिल, तो एच एस रो एस एच एफ रो एफ। ठीक है, पिछले क्वेश्चन नहीं आया तो अब समझ आ जाएगा। तो यहां से क्या निकाल लेते हैं बच्चों, एच एस बाई एच एफ, तो ये बना रो एस, यहां से मैं बात कर लेते हैं एच एस बाई एच एस की वैल्यू कितनी मान ली मैंने, जो विजिबल पार्ट है उसके लिए मैं बात कर रही हूँ। टोटल लेंथ कितनी दे रखी, एल इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, टोटल लेंथ इसकी कितनी है सिलेंडर की आपके पास, एल इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो ये बनेगा, अब इसके अंदर लेंथ कितनी है फ्लूइड के अंदर, एच एफ वो लेंथ होती थी सिलेंडर की जो फ्लूइड के अंदर होती थी, वो कितनी दे रखी है, वाई इंटू रो एफ, डेंसिटी रो एफ। ठीक है, एल लेंथ दे रखी है 1 मीटर, एल लेंथ कितनी दे रखी है आपको 1 मीटर। ठीक है, तो ये 1 इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड की डेंसिटी कितनी है आपके पास, आइस 0.8। ठीक है, इंटू वाई इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है 1। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके पास, y इज इक्वल टू 8/10, तो इसको लिख सकते हो 4/5। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये आपके पास टोटल 5 है, तो उसमें से 4/5 जो इमर्ज्ड है इन द लिक्विड। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ फ्रैक्शन का, अगर टोटल कितना है 10 है, टोटल 5 है या 10 है, टोटल 5 है तो उसका कितना पार्ट जो है ऊपर दिख रहा है आपके पास, कितना पार्ट इमर्ज्ड है 11। वाई वो डिस्टेंस बता रहा है जो लिक्विड के अंदर डिस्प्लेस्ड है,
y वो डिस्टेंस है जो लिक्विड के अंदर डिस्प्लेस्ड है। पिछले क्वेश्चन को बच्चों आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने फ्रैक्शन से करके दिखाने की कोशिश करी। तो कितना पार्ट था आपके पास, y इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है बच्चों यहाँ से, विजिबल टू अस कितना दिखेगा, कितना दिखेगा। तो आपके पास कितना पार्ट दिख रहा है, टोटल 5 है, 4/5 डिप हो रहा है, तो बचा कितना, अरे 1 में से 4/5 घटा दो, कितना आएगा 1/5। कितना पार्ट विजिबल होगा, विजिबल पार्ट कितना हो जाएगा 1/5, विजुअल पार्ट कितना आ जाएगा 1/5। समझ आया आप, जिसमें मैं उसमें मैंने पहले ही 1 में से घटा के कर दिया था। अब की बार वो निकाल के फिर 1 में से घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले निकाल लो फ्रैक्शन और फिर 1 में से घटा दो। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, वो वैल्यू क्या आ रही थी 917/1024 आ जाएगी वॉल्यूम की वैल्यू फ्रैक्शन के द्वारा। आपके पास इधर आ जाएगा ये VF डिवाइड बाई रो एफ, ठीक है, VS, ठीक है। अब इनको क्या करोगे यहाँ से, अब ये जो फ्रैक्शन है इसको 1 में से घटा देंगे, बात तो वही थी ना, यही तो मतलब कि तो इतना पार्ट तो नीचे दबा हुआ था, इतना दिख रहा था। अगर पिछले में कुछ कंफ्यूजन था तो इसमें मेरे ख्याल छोटा क्वेश्चन था, इजीली समझ आ गया होगा कि आपके पास y पार्ट तो डिस्प्लेस्ड है, तो ये y पार्ट तो नीचे डिस्प्लेस्ड दबा हुआ है, मतलब कि उसके पानी के अंदर है। उसने कहा कितना पार्ट दिखेगा, तो दिखने का कितना होगा x पार्ट, तो टोटल कितना है, मान लिया आपके पास जो टोटल वैल्यू कितनी है 1 में से घटा दो 4/5 को, तो कितना बचा, x आ गया। समझ आ गया होगा, आई थिंक क्लियर हुआ बच्चों, नोट करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, जल्दी नोट कर लीजिए।